अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 18 है और लेक्चर नंबर 1 है। और आज इंशाल्लाह जो डिस्कशन किया जाएगा उसके बारे में कल हमने एक वॉइस क्लिप भेज दिया था। उम्मीद है आप सारे लोगों ने सुन लिया होगा। आवाज़ पहुंच रही है सारे हजरात को? किसी का साउंड नहीं आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ आ रही है। तो क्लास शुरू करने से पहले पढ़ाने वाले का प्रोफाइल पता होना चाहिए। तो मेरा जो प्रोफाइल है वो आईटी बैकग्राउंड है और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पर मेरा रिसर्च वर्क है। बहुत सारी किताबें हैं जो आ चुकी हैं, तकरीबन 9 की बुक्स आ चुकी हैं और ये जो 10th बुक है ये प्रिंट में गई हुई है। इंशाल्लाह ये कल बुक आ जाएगी। ये लेटेस्ट बुक है, इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। मुस्लिम इनहेरिटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि लॉज हैं, ये प्री डिफाइंड है। इसको नोबडी कैन चेंज इट। इस्लामिक शरीयत के अंदर कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग ये रूल पहले से प्री डिफाइंड है। हम जो चेंज कर सकते हैं वो चेंज कर सकते हैं कैलकुलेशन मेथड इनहेरिटेंस का। तो दो चीज़ें हैं, एक रूल्स और एक कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है, बस रूल्स सारे के सारे वही रहेंगे। कुरान मजीद में सूरा निसा के अंदर इनहेरिटेंस के रूल को डिस्क्राइब किया गया है। तो सूरा निसा जो है सूरा नंबर 4 है और उसमें तीन आयत करीमा, 11, 12 और 176, 11, 12 और 176, केवल इन्हीं आयत करीमा के अंदर सारा एक्सप्लेनेशंस मौजूद है। जो शेयर्स कुरान मजीद में दे रखे हैं आयत नंबर 11, 12 और 176 में, जो प्री डिफाइंड है, वो केवल 1/2 का डिस्कशन है, 1/4 का डिस्कशन है, 1/8 का है, 2/3, 1/3 और 1/6। किसको कितना जाता है, कैसे जाता है, एक बुक सारे हजरात को हमने कल भेजा था। उम्मीद है वो सब ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। और वो किताब थी इनहेरिटेंस लॉज, इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जिनके पास वो बुक नहीं है उनको उस किताब को डाउनलोड कर लेना चाहिए। और जो वेबसाइट है, ये है वेबसाइट IIRC के नाम से, IIRC.org.in, HTTPS अबाउट IIRC में ये मेरा प्रोफाइल है। और इस प्रोफाइल में यहाँ पर जो बुक आपको भेजा गया था वो बुक ये है। इस बुक को रीड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये बुक हमारे लिए यूज़फुल है जब हम कैलकुलेशन करेंगे। इस बुक में ये बताया गया है कि कितने तरह के वारिसीन होते हैं और उनके शेयर्स क्या क्या होते हैं। ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। 18 पेज हैं। स्टार्टिंग के 9 पेजेस जो हैं इंग्लिश में हैं और लास्ट के जो 9 पेजेस हैं वो उर्दू के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो पेज नंबर 1 पर इंफॉर्मेशन है उर्दू में, वही सेम इंफॉर्मेशन पेज नंबर 1 इंग्लिश में मौजूद है। तो इसमें दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो पेज नंबर 1 पर जो इंफॉर्मेशन इंग्लिश में, वही वहाँ पर हमने उर्दू में लिखा हुआ है। और बीच में इस बुक्स के अंदर रेफरेंसेस मेंशन कर दिए गए हैं इंटरनेशनल आदीस के अकॉर्डिंग। वहाँ से उसको फॉलो किया जा सकता है। ये सारे रेफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं।
तो वो जो बुक दिया गया है उसमें मल्टीपल जो वारिसिन के बारे में दिया गया है वो इंशाल्लाह धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो उस पे आप जो फिक्र ना करें, वो 3 महीने में इंशाल्लाह सब याद हो जाएगा। सूरह निसा की आयत करीमा 11, 12 और 176 के लिए आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए बोला गया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने सरसरी निगाह से उसको देख लिया होगा। 3 तरह के वारिस हैं। जो ज़बिल फ़ुरूज़ है इल्मुल फ़राइज़ के अंदर, उसको आप टेक्निकली शेयरर्स बोल सकते हैं, कोर्ट की लैंग्वेज में फिक्स शेयरर बोल सकते हैं, या कुरानिक ईयर्स बोल सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है असबात। ज़बिल फ़ुरूज़ वो शेयरर्स हैं जिनके शेयर्स प्री डिफाइंड हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में, 12 में, 176 में। और कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि कुरान और हदीस में नहीं है, वो बाद में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में कुछ रूल्स ड्राइव किए गए। तो वो वहाँ से भी हदीस मुबारक को भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो जिनके शेयर्स फिक्स नहीं हैं वो असबात की कैटेगरी के अंदर हैं। और जब ज़बल फ़ुरूज़ को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है, जो सबसे पहले शेयर्स इनको जाते हैं, उसके बाद जो इनसे बचता है वो असबात ले जाते हैं। मल्टीपल तरह के असबात हैं। असबाबी नफसी कहलाता है, असबाबी गैरी होता है, असबाब मागैरी होता है। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल है याद करना, बट इंशाल्लाह धीरे धीरे याद हो जाएंगी। असबात का मतलब है वो हजरात जो कि रेसिडुअरी हैं, वो शेयर्स उनको जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो तो फिर थर्ड कैटेगरी आती है ज़बिल अरहाम की, डिस्टेंट किंड्रेड या यूटेराइन ईयर्स की। हम जो डिस्कशन करेंगे अपने 3 महीने के कोर्स में, उसमें जो डिस्कशन रहेगा वो इन 2 टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। 2015 से अभी तक मैं सिर्फ केवल इन्हीं 2 के ऊपर ही रिसर्च वर्क कर पाया हूँ। इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी 1 डेढ़ साल के अंदर कुछ ना कुछ वर्कआउट किया जाएगा। तो इनको कैटेगरी नंबर 3 को शेयर्स तब जाता है जब वो ज़बिल फ़ुरूज़ और असबात इन दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो। अब यहाँ पर जो ये लिस्ट दे रखी है, ये है लिस्ट जो कुरानिक ईयर्स की है जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। तो उसमें मेल जो हजरात हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो केवल 4 हैं। हस्बैंड, शौहर, फादर हो गए, वालिद साहब हो गए, दादा पैटर्नल ग्रैंडफादर, और फोर्थ नंबर पे मैटरनल ब्रदर। मैटरनल ब्रदर सबको समझ आता है या किसी को कोई इसको समझने में कोई दिक्कत है, जो भी ऑनलाइन मौजूद हैं? एनीबडी? मैटरनल ब्रदर सारे लोग जानते हैं कौन होता है? भाई आवाज़ नहीं आ रही है, आप लोगों के लिए ये क्लास लिया जा रहा है, प्लीज़ रिप्लाई करें। सारे लोग समझते हैं मैटरनल ब्रदर क्या होता है? माँ की तरफ वाले रिश्ते। जो एक ही माँ से बच्चे पैदा हुए हों, वो भाई, जिनकी माँ एक ही हो, बाप अलग हो सकता है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ लोग पूछना नहीं चाहते हैं क्योंकि शर्म आ रही होती है, जबकि इल्म में कोई शर्म नहीं है। यहाँ पर हम एक शख्स लेते हैं और इसने 2 शादियाँ की हैं, W1, वाइफ 1 और वाइफ 2। वाइफ 1 से एक सन 1 है और एक D1 है। तो ये सन 1 और D1, ये रियल ब्रदर सिस्टर होंगे या पैटर्नल होंगे या मैटरनल होंगे, क्या बोलेंगे इनको? ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, S1 और D1, इसको क्या बोलेंगे? रियल ब्रदर? रियल 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 ब्रदर। ये रियल ब्रदर और रियल सिस्टर हैं, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही अगर हम इसको लेते हैं, W2 को लेते हैं, ये हस्बैंड है प्लस W2,
इनसे जो औलाद होती हैं, लेट से वो मान लेते हैं कि इससे जो औलाद हो रही है वो एस डैश है और डी डैश है। तो जो एस डैश है और डी डैश है, ये भी रियल है या रियल नहीं है? रियल है। ये रियल, ये भी रियल ब्रदर और रियल सिस्टर है। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये आपस में किस तरह के भाई बहन हैं? पैटर्न। पैटर्नल। ये पैटर्नल, पापा शरीक बाप शरीक है। पैटर्नल, रियल ब्रदर और रियल सिस्टर है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अब हम्म, मैटरनल कैसे बनेगा? देखिए, मैटरनल कैसे बनेगा कि जब W1 की जो शादी इससे हुई है, हस्बैंड से, इसके पहले से, यानी ये इसका जो पहला जो शौहर था, यानी जो फर्स्ट इसके हस्बैंड थे, उनसे डाइवोर्स हो गया हो या उनका डेथ हो गया हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो औलाद थी, लेट से वो एस डबल डैश और डी डबल डैश, दो औलादें थीं। और जब मार्शल बॉय। इनका जो शादी हुआ W1 का एच के साथ में, यानी इसको अगर आप एच डैश मान लेते हैं, एच के साथ में जब शादी हुआ, तो ये चाहे W1 के साथ में आई हूँ या ना आई हूँ, ये चाहे इनकी शादी हो गई हो, ये वर्ल्ड में कहीं पे भी रहती हूँ, ये एस डबल डैश और डी डबल डैश, इनके साथ में क्या रिलेशन बनेगा? मैटरनल ब्रॉड पहले से। एंड मैटरनल सिस्टर। ये क्लियर हो गया सबको? अगर जी। किसी औरत से किसी ने शादी किया और उसके पहले से ही किड्स मौजूद हैं, और अब जिसने शादी किया उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो आपस में माँ शरीक, भाई बहन कहलाएंगे। ठीक है? तो मेल के अंदर जो चार हजरात मौजूद हैं उसमें बेटे का जिक्र नहीं है, राइट? बेटा जो है प्राइमरी एयर्स के नहीं, एयर्स के अंदर नहीं आता, फिक्स शेयरर के अंदर नहीं आता है। जो फीमेल हैं उसके अंदर 8 या 9 है। वाइफ, मदर, माँ, डॉटर, बेटी, ग्रैंड डॉटर, पोती, रियल सिस्टर, सगी बहन, पैटर्नल सिस्टर, सौतेली बहन, मैटरनल सिस्टर, माँ शरीक बहन, पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी और मैटरनल ग्रैंड मदर नानी। तो ये 8, या कुछ लोग इसको 9 भी कहते हैं, यानी दोनों एक कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो 8 जो है औरतें हैं, यानी 8 औरतें हैं और 4 मर्द हैं। तो शरीयत ने हिस्से रखे हैं औरतों के, लेकिन हमारी तरफ से लापरवाही है, अवेयरनेस की कमी है कि इसके ऊपर अक्सर ना तो मस्जिद के मेंबर से आवाज़ें आती हैं, ना जर्नल प्रोग्राम में इसके डिस्कशंस होते हैं, इल्ला माशाल्लाह कहीं कहीं मसाजिद में ज़रूर होता है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो 4 मेल हो गए और 8 फीमेल हो गई। तो ये वो शेयर्स हैं, ये वो वारिसीन हैं जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। अब किसको कितना हिस्सा मिलेगा वो किताब आपको दी गई है, इंशाल्लाह जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह याद हो जाएगा। इनको देने के बाद जो शेयर्स बच जाते हैं वो फिर जाते हैं रेसिडुअरी को, यानी असाबात को। अब उनकी जो कैटेगरीज हैं वो 3 तरह की कैटेगरी हैं। इसमें सिर्फ नाम देख लीजिए, बाकी इंशाल्लाह धीरे धीरे याद हो जाएगा। असबात के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं। एक में असबा बिगैरी आता है। असबा बिगैरी को हम शॉर्ट में अपनी किताब में याद रखेंगे ABG के नाम से। इसके अंदर औरतें और आदमी आएंगी। ये कब होगा? जब बेटा बेटी, यानी असबा बिगैरी जो होगा शॉर्ट में सन एंड डॉटर, ऐसे हम याद रखेंगे। ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर, रियल सिस्टर एंड रियल ब्रदर, और पैटर्नल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर।
जब ये चार हजरात मौजूद होंगे तो वो ए बी जी की कैटेगरी में लाई करते हैं, असबा बिगारी की कैटेगरी के अंदर। जब कभी भी बेटा बेटी, पोता पोती या पड़पोता पड़पोती, सगी बहन सगा भाई के साथ, सौतेली बहन सौतेली बहन के सौतेले भाई के साथ में, तो इनको जो शेयर्स मिलते हैं वो 2:1 मिलते हैं। किसमें से? जब शेयर्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनको, जिनके फिक्स शेयर हैं, जो पीछे डिस्कशन किया है, 4 मर्द और 8 औरतें, उनको तकसीम करने के बाद जो बचता है वो फिर बेटा बेटी अगर हैं, पोता पोती हैं, सगे भाई सगी बहन, सौतेले भाई सौतेली बहन, किसकी मौजूदगी में किसको नहीं जाएगा, ये एक अलग डिस्कशन होगा। फिलहाल एबीजी का मतलब है जब औरतें और आदमी एक साथ एग्जिस्ट करते हों, मेल फीमेल, तो उनको 2:1 के रेशियो में जाता है, और उसको हम एबीजी कैटेगरी से याद करेंगे। दूसरी कैटेगरी जो हम याद करेंगे वो है ए एम जी, असबा मा गैरी। ये कब होगा? जब बेटी के साथ में, यानी डॉटर के साथ में, डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो जाए, या ग्रांड डॉटर के साथ में रियल सिस्टर हो जाए। इसी तरीके से डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर, और ग्रांड डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर। तो इसमें केवल औरतें आती हैं, इस रेसिडोरी में केवल औरतें आती हैं, असबा माँ गैरी के अंदर, जब बेटी या पोती के साथ सगी या सौतेली बहनें एग्जिस्ट करती हों। मैंने एक पोइट्री भी लिखी है, जो एक किताब की तरफ मेरे ख्याल से इस ग्रुप में शायद नहीं गई। उसका नाम है विरासत की फरियाद। वो मैं आज आपको भेज दूंगा, पोइट्री की शक्ल में लिखा है, और वो हिंदुस्तान में लिखा हुआ पहला पोइट्री है। तो वो चला जाएगा आपके ग्रुप में, तो उससे याद करने में आसानी हो जाएगी इनके मेंबर्स को। तीसरी जो कैटेगरी है वो है असबा बिनफसी, उसको एबीएन कहते हैं। इस एबीएन के अंदर केवल मेल आते हैं। तो सिंपल तरीका है याद करने का, एबीजी के अंदर मेल एंड फीमेल हैं, एएमजी के अंदर केवल औरतें हैं, और एबीएन के अंदर केवल मर्द हजरात हैं। इसमें चार कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। आप अपनी चार उंगलियों पे गिन सकते हैं। बेटा पोता पड़पोता, बेटा पोता पड़पोता, बाप दादा परदादा, सगा भाई सौतेला भाई, सगे भाई की औलाद सौतेले भाई की औलाद, सगे चचा सौतेले चचा, सगे चचा की औलाद सौतेले चचा की औलाद। ये इंशाल्लाह धीरे धीरे हम तकरीबन वन मोर देन 100 क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, ये सब ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपने। यहाँ से हम शुरू करते हैं। वो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको अंडरस्टैंड करा दिया गया कि जब कोई शख्स मर जाता है तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। बट इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमें तीन टर्मिनोलॉजी को समझना होगा जो हम मिक्सअप कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे मसाइल हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में प्रॉपर्टी की तकसीम कर दी, हमने विरासत की तकसीम अपनी ज़िंदगी में कर दी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है आपके थ्रू या किसी के थ्रू, ये सरासर गलत है। ज़िंदगी में जो भी आप देते हैं वो विरासत नहीं होती है, इसलिए तीन टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है। एक टर्म है गिफ्ट या हिबा, या हदिया या तोहफा। इसके बारे में मुस्लिम शरीफ की यहाँ पर इंटरनेशनल हदीस कोट की गई हैं, यहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और उसका खुलासा ये है कि जो गिफ्ट है वो एक ट्रांसफ़र ऑफ क्या है, प्रॉपर्टी है। और इस गिफ्ट को आप कब देंगे? अपनी ज़िंदगी में आप देते हैं, और किसी को क्या करते हैं, फुल ऑनरशिप देते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरा जो घर है वो आपका हो गया, ऐसे कहने से घर हो जाएगा किसी का? अगर आपने किसी को बोल दिया अपने फ्रेंड को कि मेरा मोबाइल फ़ोन आपका हो गया आज से, तो क्या मोबाइल फ़ोन हो जाएगा उसका वो? जब तक आप उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जी, आप एक गाड़ी चलाते हैं, अपने दोस्त को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या मुंह ज़बानी बोलने से गिफ्ट हो जाता है? जी आंसर दें भाई, कोई भी साहब जो भी ऑनलाइन है। नहीं। नहीं होता। उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर घर भी कोई बाप अपने बेटे को करना चाहता है या बेटा बाप को करना चाहता है, तो गिफ्ट
कि एक ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी बनेगी। तो यहाँ पर गिफ्ट और जो हिबा है वो एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की एक शक्ल है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में जिसको देना चाहते हैं उसको ऑनरशिप दे देते हैं। और इसमें ऐसा नहीं होता कि आप मुझे ये दोगे तो फिर मैं आपको ये दूंगा। ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो पूरे माल की भी की जा सकती है, कुछ स्पेसिफिक की भी जा सकती है। हम ब्लड रिलेटिव्स को भी कर सकते हैं, नॉन ब्लड्स को भी कर सकते हैं, इक्वल भी कर सकते हैं, अनइक्वल भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर की पॉइंट ये है कि अगर अपनी औलाद के बीच में अगर आप प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बिफोर डेथ, अगर अपनी औलाद को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो वो बेटा और बेटी में इक्वल होना चाहिए। नुमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया गया है कि अगर अपनी ज़िंदगी में अगर हम कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को तो वो क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। यहाँ पे 2:1 का रूल अप्लाई नहीं होगा। 2:1 का रूल अप्लाई होता है आपकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी बचती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर गिफ्ट जो है ना तो इस्लामिक विल है, वसीयत है, और ना ही गिफ्ट इनहेरिटेंस की तरह है। वसीयत कुछ और टर्म है, इनहेरिटेंस कुछ और टर्म है, कुछ लोग इसको भी मिक्स कर जाते हैं। तो गिफ्ट वो चीज़ है जो हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर फुल ऑनरशिप के साथ, बट अपने अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो इक्वल रखेंगे। बाकी इसके अलावा हम किसी और को देना चाहते हैं तो अनइक्वल कर सकते हैं। दूसरा जो टर्म है वो है इस्लामिक विल या वसीयत, जिसके रेफरेंसेस सही बुखारी, मुस्लिम और अबू दाऊद में दे रखे हैं। यहाँ पे रेफरेंसेस कुछ आपको दिए गए, इसको फॉलो किया जा सकता है। जो इस्लामिक विल है, अगर हम केवल विल लिखते तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता, क्योंकि जो हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन है उसमें विल किसी को भी किया जा सकता है। हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर हम विल किसी को भी कर सकते हैं, बट मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर, इस्लामी कानून वरासत के अंदर हम विल नहीं कर सकते जो हमारे वारिसीन हैं। तो इस्लामिक विल जो है ये भी एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। ये आफ्टर डेथ एग्जीक्यूट होगी, लेकिन आप लिखेंगे कब इसको, विल को? अपनी जिंदगी में आप इस विल को लिखते हैं, और ये भी एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, बट एग्जीक्यूट कब होगी, आपकी डेथ के बाद। लेकिन ये जो इस्लामिक विल है ये आपके वारिसीन के लिए नहीं है। यानी पीछे जिन वारिसीन का डिस्कशन किया गया है, जिनके हिस्से शरीयत ने खुद फिक्स्ड कर दिए हैं, उनका लिए जो है वही रूल अप्लाई होगा जो कुरान और हदीस का है। हम उनके लिए वसीयत नहीं कर सकते। तो नॉन ईयर्स के लिए, जो वारिस नहीं है, उनके लिए वसीयत की जा सकती है, और उसकी भी एक लिमिट है जो कि 1/3 है। इससे ज़्यादा हम वसीयत नहीं कर सकते। अब क्या जो वसीयत है वो अप्लाई जो होगी पूरे माल पर होगी या उसका कुछ रूल्स होगा? तो इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग जो विल है, किसी को अगर विल करना चाहते हैं तो वो पूरी प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होती है। उसमें से दो एक्सपेंसेस निकलेंगे आपके या मेरे मरने के बाद, जो कफन दफन पे खर्च होगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी मौत किसी हॉस्पिटल में हो और वहां से फिर एम्बुलेंस लेके घर तक आती है, वो अलग एक्सपेंसेस है। हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में हो, जहाज के थ्रू आती है, वो अलग एक्सपेंसेस है। कबर खोदने के भी पैसे जाते हैं, कफन के भी पैसे जाते हैं, कफन को सीने के भी पैसे जाते हैं। तो जो भी आपके पास पार्ट है, जितने भी एक्सपेंस, जब तक मुझे कवर में नहीं उतारा जाता वो सारे एक्सपेंसेस फर्नल एक्सपेंसेस में आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने मरने से पहले किसी से कर्ज लिया था, तो उस कर्ज के अमाउंट को भी निकाला जाएगा। यानी दो, अभी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो वसीयत जो अप्लाई होगी, कब अप्लाई होगी? जब कफन दफन का खर्च और जो मेरे ऊपर कर्ज था उसको निकालने के बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर 1/3 यानी 1/3 वसीयत अप्लाई
की जाएगी। नॉन ईयर्स के लिए मस्जिद हो, मदारिस हो, जहाँ पे भी आप वॉटेवर करना चाहते हैं, लेकिन ईयर्स के लिए नहीं कर सकते। तीसरा जो पार्ट है वो है मीरास। ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इस्लामिक शरीयत में तीन तरह की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। एक, आप अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट की शक्ल में ऑनरशिप किसी को दे रहे हैं। दूसरा, आप विल राइट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट होगी आपकी डेथ के बाद। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो हो रही है लीगल एयर्स को, आपके मरने के बाद जो आपके वारिसीन बचते हैं उनको जा रहा है। तो आपके मरने के बाद जो भी चीज़ है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, कार है, कोटी है, ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, बिटकॉइंस हैं, या फार्मिंग लैंड है। एक फतवा गलत रोटेट कर रहा है, कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि जो खेती की ज़मीन है उसमें बेटियों का हक नहीं होता। ये सरासर गलत फतवा है। हर एक चीज़, मेरी डेथ के बाद मेरी हर एक चीज़, बदन के कपड़े भी जो मेरे पास हैं, जो मैं पहन रहा हूँ, इसमें भी सारे वारिसीन का हिस्सा है। तो यहाँ पर फार्मिंग लैंड के अंदर भी बेटियों का भी हिस्सा है, पोतियों का भी हिस्सा है। ऐसा नहीं कि उनको वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इनहेरिटेंस अमाउंट को निकालने के लिए तीन एक्सपेंसेस हमने निकालने होंगे। एक एक्सपेंस जो कफन दफन पे खर्च किया गया, दूसरा एक्सपेंस जो कर्ज मेरे ऊपर था, और तीसरा, अगर मैंने कोई वसीयत की थी। वसीयत करना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन चूंकि बार बार आपने अगर सूरह निसा की आयत करीमा 11 पढ़ी है, 11 में एक बार वसीयत का जिक्र है, 12 में 3 बार जिक्र है। इसके अलावा भी कुरान करीम में मल्टीपल टाइम्स वसीयत का डिस्कशन आया है। तो अगर किसी के पास इतना मालूमता मौजूद है कि किसी को गिफ्ट दें, किसी को वसीयत करने के बाद उसकी औलादों के पास टू थर्ड जो बचता है दैट इज टू मच है, तो उसको ऐसे लोगों के लिए वसीयत कर देना चाहिए जो कि नॉन एयर्स हैं, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो यहाँ पर तीन एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे। इन तीनों एक्सपेंस को निकालने के बाद जो बचेगा वो विरासत की तकसीम होगी। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है केवल इनहेरिटेंस को सिंप्लीफाई करना है फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के थ्रू। मैंने कोई नई चीज़ नहीं बनाई है। जो भी कुरान करीम के अंदर इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो मैंने तकरीबन 40 बुक्स से ज़्यादा मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, उनकी स्टडी करने के बाद उसको सिंप्लीफाइड वे में मैंने केवल पेश किया है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर हम एक सवाल लेंगे। अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले यहाँ जनाजा दिखाया गया है। पहले नंबर पर उसका कफन दफन होगा। दूसरे नंबर पर उस पे जो कर्ज है, कर्ज की अदायगी की जाएगी। और आप लोगों ने हदीस मुबारक सुनी होगी कि अगर कोई शख्स जो है शहीद हो जाता है और उसके ऊपर कर्ज है, तो उसकी कर्ज की अदायगी ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी जनाजे की नमाज पढ़ाते तो ये पूछ लेते कि जो मैयत है उसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है, और अगर कर्ज होता तो आप नमाज ना पढ़ते और सहाबा इकराम को कहते कि आप नमाज पढ़ लीजिए। और अगर कोई सहाबा इकराम ही कहते कि हम इसका कर्ज अदा कर देंगे, तो आप फिर पूछते कि आप पूरा पूरा अदा कर दोगे। तो जवाब मिलता हाँ, तो फिर आप जनाजे की नमाज पढ़ाते। लेकिन हम आजकल देखते हैं कि जो भी जनाजे की नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं, इल्ला माशाल्लाह कभी ऐसा सुनने में मिलता है कि इमाम या ख़तीब ने ये कहा हो कि भाई इसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमें अवेयरनेस दिलाने की ज़रूरत है हर जगह पर, कि जब भी कहीं जनाजे की नमाज हो रही है, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि भाई जो शख्स की डेथ हुई है, जिसका जनाजा रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई कर्ज है, तो मैयत के जो वारिसीन हैं उनमें से उनको बता दिया जाए ताकि कर्ज की अदायगी कर दी जाए। ये भी पूछ लिया जाए कोई मरने वाले ने वसीयत तो नहीं की किसी के लिए। अगर ये भी बता दिया जाए कि भाई मरने वाला जब जाता है तो वो 4 ड्यूटीज छोड़कर जाता है। सबसे पहले उसका कफन दफन किया जाएगा, फिर उसके कर्ज की अदायगी की जाएगी, तीसरे नंबर पर उसकी विल अदा की जाएगी, और चौथे नंबर पे वारिसीन में तरके की तकसीम की जाएगी। तो मुश्किल से 10-12 सेकंड का काम है, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक जा सकती है। इसके लिए हमने एक फॉर्म भी बनाया है जो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो
और मस्जिद से ये ऐलान किया जाए कि फ़ला शख्स की डेथ हो गई है, तो इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करा के मसाजिद में रखें, इमाम और ख़तीब से बात करें। और यहाँ पर इनहेरिटेंस बुक्स में जाने के बाद उर्दू में आप चले जाएं। इनहेरिटेंस बुक्स में जाने के बाद उर्दू में चले जाएं, और नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये वो फॉर्म है जिसमें जिस शख्स ने मस्जिद में ये ऐलान करवाया है कि मेरे वालिद की या वालिदा की डेथ हो गई है, उनको ये फॉर्म दे दिया जाए कि मरने वाले का नाम लिखें, डेट ऑफ डेथ लिखें, उनके ऊपर कोई कर्ज है, वसीयत है, और जो ऐलान करवा रहा है उसका नाम, उसका टेलीफोन, ईमेल, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस किया जाए। और यहाँ पर वो फिलअप करे कि जो शख्स मरा है उसके वालिद या वालिदा, माँ बाप, ये सब की लिस्ट हमने फहरिस्त यहाँ पे दे दी है। और इसको भरने के बाद जो है वो जो है इसको या तो हमारे टेलीफोन नंबर पर भेज दे, या कोरियर के थ्रू, या डाक के थ्रू। आज की डेट में तो ईमेल की भी ज़रूरत नहीं है, आज की डेट में मोबाइल फ़ोन पे स्नैपशॉट भेजे जा सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्यूआर कोड दे रखे हैं कि फॉर्म को फिलअप करने का तरीका क्या है और फॉर्म को डाउनलोड करने का तरीका क्या है। ये फॉर्म हर एक मस्जिद में रखा होना चाहिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि अवेयरनेस लोगों को दी जा सके। और कुछ ऐसी कमेटीज़ बनाई जाएँ कि 3-4 दिन के बाद जो है जब किसी का डेथ हो जाए तो पूछ लिया जाए कि फॉर्म फिलअप होके क्यों नहीं आया। मस्जिद के लोग या जो भी आपके पास वहाँ के मेंबर्स हैं कमेटी के, वो जाके एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस का तरीका बता दें। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नहीं करते हैं उनको हम फोर्स तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उनको बता सकते हैं कि कितना शेयर्स किसको मिलना चाहिए इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, कफन दफन है, कर्ज की अदायगी है, वसीयत को पूरा करना है, और तरके की तकसीम करनी है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे एक टर्म दे रखा है। अभी हमारे पास आधा घंटा बाकी है, डिस्कशन में इंशाल्लाह हो जाएगा। टीपीए का मतलब है टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट, जो भी कार, कोठी, बंगला, वॉटेवर जो भी छूटा है मेरे बार, अगर हम मान लें कि रफली अमाउंट फॉर एग्जांपल जो टीपीए है वो 1 लाख रुपए है, मैंने अपने पीछे 1 लाख रुपए छोड़े जब मेरी मौत हुई। मेरे कफन दफन के ऊपर फर्ज कर लीजिए कि 10,000 रुपये खर्च हुए, मैंने किसी से कर्ज लिया था जो 30,000 रुपये का कर्ज मेरे ऊपर है। अब मैंने अपनी किसी पर्सनल डायरी में लिख के रखा हुआ था अपने बीवी बच्चों के नाम से कि भाई मेरी अगर मौत हो जाती है और मेरा जो भी पैसा है, अब कितना पैसा बचेगा ये तो मेरे को भी नहीं पता था, उन्होंने कैलकुलेशन किया तो 1 लाख आ रहा था फॉर एग्जाम्पल। और मैंने वसीयत में लिखा था कि 25,000 रुपये फला मदारिस को या फला यतीम खाने को दे दिए जाएं। तो पहला चीज तो क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या मैंने जो ये रकम लिखी है अपनी डायरी में, क्या ये वैलिड है इस अमाउंट के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए इस्लामिक शरीयत ये कहती है कि दोनों एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर 1/3 की वसीयत की जा सकती है। तो विल को कैलकुलेशन करने के लिए ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला मेरी डेथ हो या आप में से किसी की डेथ हो, ये फार्मूला अपनी जगह पे काम करेगा। यहाँ पे आप 1 लाख रुपए लिख लीजिए, और इसमें से कफन दफन का जो अमाउंट था वो कितना खर्च हुआ, 10,000 रुपये, और मेरे ऊपर जो कर्ज था वो 30,000 रुपये था। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, बाय 3 हो गया। 1 लाख रुपए में से माइनस कर दिया गया, ये टोटल मिला के हो गया 40,000 रुपये। और इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये 60,000/3, यानी विल अमाउंट कितना आ जाया, 20,000 रुपये। और मैंने विल अमाउंट कितना लिख दिया अपनी डायरी में, 25,000 रुपये। तो इस्लामिक शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती, इसको रिड्यूस करके कितना किया जाएगा,
20,000 रुपये। यहाँ तक सबको क्लियर है? कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत समझने में? यहाँ जो कैलकुलेशन किया गया है, किसी को कोई डाउट समझ नहीं आ रहा हो? लिखा इंग्लिश में है, लेकिन मैं पढ़ा उर्दू और हिंदी में ही रहा हूँ। डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया किया हुआ है? फिर इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पे इस्लामिक शरीयत ये कहती है कि विल जो नाफिज की जाएगी 1/3 होगी, 1/3 होगी। ओके। तो 1/3 जो हो जाएगा 60,000 का, कितना होगा? 20,000। 20,000 हो जाएगा। दो एक्सपेंसेस आप निकालेंगे इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग, कफन दफन का, कर्ज का। हो सकता है कि भाई आपके ऊपर कोई कर्ज ना हो, अल्लाह करे, लेकिन फार्मूला तो अप्लाई होगा अपनी जगह पे, वहां पे आप जीरो रख देंगे फिर। हम्म। तो इसको आप 20,000 करेंगे। अब निकालेंगे तरके की रकम। तो ऐसा नहीं है कि मेरे मरते ही लोग जो छीना झपटी शुरू कर दें और 1 लाख में से बांटना शुरू कर दें। जनरली यही होता है। अवेयरनेस तो लोगों को होता नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो अब जब वो निकालेंगे इनहेरिटेंस अमाउंट, तो तरके की रकम निकालने के लिए तीनों एक्सपेंस निकालेंगे। 1 लाख रुपए तो वो रकम थी जो मैंने टोटल छोड़ी, माइनस मेरे कफन दफन पे जो खर्च किया गया वो 10,000 है, जो कर्ज था वो 30,000 रुपये है, और जो वसीयत बनती है वो केवल 20,000 की बनती है, जो मैंने 25,000 की कर दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मरने के बाद कितने पैसे बचेंगे। तो 1 लाख में से इन सारे अमाउंट्स को घटाते हैं तो ये 60,000 हो जाता है। और 1 लाख में से जब इसको घटाते हैं, तो यानी मैंने जो लाख रुपए छोड़े थे उसमें से जो अमाउंट बचा है वो कितना बचा है? केवल 40,000 रुपये। किसी भी साहब को कोई प्रॉब्लम हो समझने में, बेझिझक बताएं, क्योंकि सबका मसला है। हर एक के साथ ये मरहले आने हैं, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये मरहला नहीं आने वाला है। और कोई ये नहीं कह सकता जी मेरी तो तकसीम तरके की हो ही नहीं सकती है, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है ना? ज़कात का तो एक लॉ था कि उसके अंदर 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोने का निसाब होना चाहिए। मीरास का कोई निसाब नहीं है। समझ आ रही बात? मीरास का कोई निसाब नहीं है। 1,000 रुपये भी बचता है तब भी तकसीम होगी, 100 रुपये बचता है तब भी तकसीम होगी। जो भी है वॉट एवर छोड़ा है आपने, हर एक चीज़ की तकसीम होनी है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कर्ज न हो, ऐसा हो सकता है कि आपने वसीयत ना की हो, ऐसा हो सकता है कि कफन दफन किसी दूसरे ने कर दिया हो। हम्म। तो अब 40,000 को कैसे वारिसीन में तकसीम करना है, ये मेरी 7-8 साल की 2015 से लेके अब तक की रिसर्च रही है। कैसे इसको सिंप्लीफाई तरीके से किया जाए। एक सब फोन है। तो 40,000 को कैसे वारिसीन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यहाँ पे हमने एक सवाल ले रखा है। और इस सवाल में हमने सूरा निसा की आयत करीमा जो है 11 और 12, उन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की है। इस सवाल में जो मरने वाला है वो कौन है? शौहर है। शौहर का इंतकाल हो गया है। उसने अपने पीछे अपनी माँ को, अपने वालिद साहब को, एक बीवी को, एक बेटे को और एक बेटी को, यानी 5 लोगों को छोड़ा है। तरके की तकसीम करनी है। मान लेते हैं कि जिसकी मौत हुई उसका इनहेरिटेंस अमाउंट, कफन दफन कर्ज और वसीयत के बाद जो बचता है वो कितना है? 40,000 रुपये। अब इस 40,000 रुपये को मैथमेटिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? जो किताब आपको दे रखी है, अगर वो आप लोगों ने प्रिंट करा लिया हो, नहीं कराया तो प्रिंट करा के ज़रूर रखिए। अब आप उसमें देखिए कि यहाँ पर इस सवाल में क्या मरने वाले की औलाद मौजूद है? जी, सवाल में क्या मरने वाले की औलाद नज़र आती है? मरने वाले की औलाद चाहे बेटा हो या बेटी हो, पोता हो या पोती हो, पड़पोता हो या पड़पोती हो, सारी औलादें हैं।
तो अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है तो हम ये देखना चाहेंगे उस किताब में कि माँ का हिस्सा कितना है, बाप का हिस्सा कितना है और बीवी का हिस्सा कितना है। तो पहले उस किताब की तरफ चलते हैं ताकि उस किताब को आपको फॉलो करने का तरीका पता हो। इस किताब की तरफ जाते हैं, यहाँ पर जाएंगे अबाउट ऑथर में, फाउंडर में, और यहाँ जाने के बाद इस किताब को आप प्रिंट आउट करा लें डाउनलोड करके, वैसे मैंने ग्रुप में भेज दिया है। हमने ये देखना है कि मरने वाले ने अपने वालिद साहब को छोड़ा है, वालिदा को छोड़ा है और बीवी को छोड़ा है। ये खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे टाइम टू टाइम। हमें जाना है उनके शेयर्स कितने कितने हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे शेयर्स के ऊपर। देखिए कौन हमारे सवाल में किसकी मौत हुई है, बीवी की या शौहर की? शौहर की। हस्बैंड की हमारे सवाल में मौत हुई है, शौहर की मौत हुई है। उसने पीछे डब्ल्यू यानी वाइफ को, एम यानी मदर को, एफ यानी फादर को छोड़ा है। तो हमने देखना है कि जिसकी मौत हुई है उसने अपने पीछे बेटा और बेटी को भी छोड़ा है। तो ये दोनों क्या हैं, उसकी औलादें हैं, किड्स हैं। तो जब शौहर मर गया तो उसने पीछे अपने छोड़ा बीवी को, वाइफ को। अब बीवी का हिस्सा यहाँ पे कितना नजर आता है औलाद की मौजूदगी में? एक बटा दो हिस्से दे रखे हैं, कौन से हिस्से को लिखेंगे हम? 1/8। 1/8। तो ये उर्दू में भी हमारी किताब में मौजूद है और इंग्लिश में भी। अब 1/8 सारे जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मदारिस में पढ़ते हैं वो इसको भी जानते हैं, 1/8 है। तो अगर औलाद मौजूद है, औलाद में नवासा नवासी नहीं आते। नवासा नवासी दूसरे खानदान में चले गए। औलाद में बेटा बेटी, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती और जितने नीचे तक जा सकते हैं। तो औलाद में चाहे बेटा ही हो चाहे बेटी हो, कुछ भी हो, औलाद है, तो वाइफ का हिस्सा कितना होगा? 1/8। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वालिद साहब का हिस्सा कितना है। नीचे नजर आ रहा है वालिद साहब का हिस्सा। तो वालिद साहब का जो हिस्सा है वो कौन सा होगा? इसमें से तीन हिस्से वालिद साहब के डिफाइन किए गए हैं। जेड एफ का मतलब है जबिल फरूज, जेड एफ का मतलब है जबिल फरूज, फिक्स्ड हिस्से वाले, यानी जिनके हिस्से मुकर्रर हैं। तो वालिद साहब की एक कैटेगरी तो ये बन रही है, दूसरी कैटेगरी ये बन रही है, तीसरी कैटेगरी ये बन रही है। आर का मतलब है बचा हुआ माल, रेसिड्यू, बचा हुआ माल। तो वालिद साहब को कौन सी कैटेगरी मिलनी, कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं अगर हम इनको देखें औलाद को? तो फर्स्ट वन। फर्स्ट वन में, क्योंकि यहाँ पे बेटा पोता पड़पोता है। अगर इसमें से सन को हटा दें थोड़ी देर के लिए, केवल डॉटर हो, तो वालिद साहब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? टू। दूसरी वन। सेकंड टू में वन, आ जाएंगे। सेकंड वन। और अगर टू। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, अगर औलाद है ही नहीं, तो किस में आएंगे? तीसरी कैटेगरी में। रेसिडुअल जी। कुछ third में। ठीक है। तो अगर औलाद में ध्यान ये रखना है कि केवल बेटियां हैं या पोतियां हैं, तो वालिद साहब को 1/6 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर कुछ बचा तो वो भी जाते हैं। बचना कंपलसरी नहीं है, बट ये कंपलसरी है, 1/6 तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारी कैटेगरी में वालिद साहब का जो हिस्सा है 1/6। तो हम सवाल में ये लिखेंगे आंसर में कि 1/6 इसलिए मिल रहा है चूंकि हमारे पास बेटा मौजूद है। हम लोग माँ का हिस्सा कितना होगा? तो अब माँ वाली कैटेगरी में जाते हैं। तो ये किताब तब फॉलो करनी है जब सवाल आएगा। याद करेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा एक मुसीबत हो गया है। तो उसको ऐसे ना करें, जब भी सवाल आए तब इस सवाल कॉपी को लेके बैठें। केवल 9 पेज, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। माँ का हिस्सा देखें कितना आना चाहिए। मैंने छोटा कर दिया इसको, 1 पेज में कर देते हैं पूरा। ये सारे माँ के हिस्से हैं। माँ का हिस्सा कितना होना चाहिए? 1/6। 1/6। चाहे बेटा हो, पोता हो या पड़पोता हो, या बेटी पोती या पड़पोती हो, माँ का हिस्सा 1/6 ही मौजूद है। अब हमारे केस में इनमें से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि सब में लिखा हुआ है नो किड्स नो किड्स नो किड्स नो किड्स। बट हमारे में किड्स मौजूद है, ये हमारे यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ ये वाला पार्ट फॉलो हो रहा है। तो माँ का हिस्सा मरने वाले की 1/6 है। अब हम इस चीज़ को अपने सवाल की तरफ ले जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। यहाँ चलते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो विरासत के सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, चूंकि हमें लोगों को सिखाना है, रटवाना नहीं है। स्टेप नंबर 1 में 5 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने लिखना है
लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। उर्दू में बोलेंगे वारिसीन, और उन मदारिस से जो भी हजरात मौजूद हैं वो लिख सकते हैं पहले स्टेप में वारिसीन और उनके हिस्से। तो अब वारिसीन में जो हमारे पास फहरिस्त मौजूद है, माँ बाप बीवी, माँ बाप बीवी, बेटा और बेटी। भाई ये प्लीज़ लाइनें ना खींचें जिन हजरात ने खींची हैं, क्लास में सिंसियर रहें। माँ की जो कैटेगरी है वो कौन सी है? जेड एफ। जेड एफ का मतलब जबिल फरूज, जिनके हिस्से मुकर्रर हैं। माँ का हिस्सा कितना है औलाद की मौजूदगी में? 1/6। और यहाँ लिख दें क्यों 1/6 हुआ है? ड्यू टू किड्स, औलाद की मौजूदगी की वजह से। वालिद साहब भी जेडएफ हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूसरा है। इनका एक्सप्लेनेशन है ड्यू टू सन, बेटे की वजह से 1/6 मिल रहा है। अगर बेटी होती तो 1/6 भी मिलता प्लस बचा हुआ ही मिलता, तो एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। वाइफ भी जेडएफ है। अब ये जो माँ का हिस्सा कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान करीम में? ये लिखा हुआ है सूरा निसा की, सूरा निसा 4 आयत नंबर 11 में। बाप का हिस्सा कहाँ लिखा हुआ है? ये भी 4:11 में लिखा हुआ है। बीवी का हिस्सा 1/8 है। क्यों? ड्यू टू किड्स, औलाद की मौजूदगी में। ये कहाँ लिखा हुआ है? सूरह निसा की आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है। वालाकुम निस्फु मा तराका से जो शुरू होती है, 11 शुरू होती है, उसी को मुल्ला फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब ये जो बेटा और बेटी हैं, अब यहाँ पे एक चीज की पॉइंट समझिए। अगर ये बेटा ना होता तो डॉटर क्या होती? जबिल फरूज। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है अगर किसी शख्स की एक ही बेटी हो तो उसका हिस्सा कितना होगा? अगर एक ही डॉटर हो तो उसका हिस्सा कितना होगा? 1/2। हाफ। और अगर 2 डॉटर हो या 2 से ज्यादा हो 2/3। तो दो टू बाई बच थ्री या लेकिन जब बेटा और बेटी एक साथ हो जाएं तो आयत करीमा जहां से शुरू होती है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उसमें 2:1 का रेशियो फॉलो होगा। जब बेटा बेटी क्या हो जाएंगे? एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो आप देखें कि बेटे का तन्हा हिस्सा नहीं है अलग से, लेकिन बेटी के साथ में मिलकर उसका शेयर बनता है। यानी बेटी जो है बेटे के साथ मिलकर रेसिडुअरी में चली जाती है। यानी वो आपके लिए सेक्रीफाइस कर रही है। अगर देखा जाए तो बेटी यानी ये बहन जो है इसके लिए सेक्रीफाइस कर रही है। ये किस में चली गई? एबीजी। ये अगर अकेली होती तो इसको कितना मिलता? आधा मिलता। लेकिन अब क्या है, जब इनको बढ़ जाएगा, माँ को, बाप को, वाइफ को, जो बचेगा उसमें से फिर ये 2:1 में आएंगे। ए बी जी असबा, बी गैरी ही, और इनको क्या मिलेगा? रेसिड्यू। तो पहला जो स्टेप है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2:1 मिलेगा इनमें से। पहला स्टेप अगर आपने ढंग से नहीं लिखा, कौन किस कैटेगरी में लाई करता है, किसको कितना हिस्सा मिलना है और क्यों मिलना है, तो फिर सवाल ठीक नहीं होगा। तो पहला कैटेगरी को आप अच्छे तरीके से डिफाइन करें। दूसरे स्टेप में, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में सही बुखारी की हदीस है, सबसे पहले उनको हिस्से दे दिए जाएं जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, और जो बचे वो फिर रेसिडुअरी को जाएगा। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे टोटल शेयर्स ऑफ जेड एफ, यानी जबिल फरूज के कुल हिस्से। अब जबिल फरूज में कौन कौन हजरात मौजूद हैं? एम यानी माँ, एफ यानी फादर, डब्ल्यू मतलब वाइफ। तीन ही हजरात हैं जो फिक्स हिस्से वाले हैं। 1/6 माँ का हिस्सा है,
1/6 वालिद साहब का हिस्सा है, और बीवी का हिस्सा कितना है? 1/8। कोई बताएगा एलसीएम कितना होगा भाई? यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? कितना आएगा? आवाज नहीं आ रही। कोई आंसर आ रहा है लेकिन। हाँ जी। 20। 24। 24। तो जिन लोगों को एलसीएम नहीं आता है निकालना, उसके लिए हमने एक बुक आज ही फॉरवर्ड की है, सिराजी से पहले रियाजी, उसके वीडियो भी मौजूद हैं, उसको सुना जा सकता है। अब इस 6 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 3 जा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 8 और 3 11, 11/24। तो एल्शियम निकालने में बहुत सारे हजरात को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मदारिस बैकग्राउंड से हैं उनका मैथमेटिक्स वीक होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मदारिस में किताब पढ़ाई जाती है सिराजी का आसान हल। मदारिस में किताब पढ़ाई जाती है सिराजी का आसान हल। और बहुत सारी जो मदारिस की किताबें हैं, बहुत सारे मदारिस का मैंने किताबों का सर्वे किया है मेरा से मुतालिक में, वहाँ पे फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स पे जोर नहीं दिया जाता, वहाँ पे पहाड़े रटवाए जाते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। मदारिस के उलमा इकराम को हम फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स सिखाएं और उनसे कानून विरासत के रूल सीखें, और दोनों इंटीग्रेशन करके काम करें, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। स्टेप नंबर 2 तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? क्लियर है सबको? आगे चला जाए। स्टेप नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 है, अब जविल फरूज यानी जिनके हिस्से फिक्स थे उनको देने के बाद बचा हुआ हिस्सा किसको जाएगा? जो कि रेसिड्यूअरी हैं, असबात हैं। तो यहां पर शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही, यानी असबा बी गैरी के अंदर कौन आ रहा है? बेटा और बेटी। अब यहां पर 5 स्टेप हैं जो हम फॉलो करेंगे। पहला, शेयर बचा कितना है? शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर। सन एंड डॉटर के लिए कितना हिस्सा बचा है, उसको माना हमने आर। तो टोटल जो प्रॉपर्टी होगी मरने वाले की, चाहे 100 रुपए की हो या 1 करोड़ रुपए की हो, उसको एक ही माना जाएगा। उसमें से माइनस कर दिया जाएगा टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, जबिल फरूज के कुल हिस्से। अब ये भी फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। 1 माइनस, कितना माइनस करेंगे? 11/24, 11/24। और ये कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पर 24 है, ये 24 है, यहाँ पर कितना आएगा? क्या वैल्यू आएगी यहाँ? 13/24। तो ये 24 - 11। 24 - 11। तो अगर ये फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स अगर हमें आ जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। 13/24, तो 13/24 बेटा और बेटी में तकसीम होगा। अब चाहे यहाँ पर ऐसा होता कि 2 बेटे होते और 4 बेटियां होती, तब भी 13/24 ही आता उनका। क्यों? क्योंकि जबिल फरूज का तो 11/24 फिक्स्ड है, फिर इसी में से तकसीम होता। बी। अब बी पार्ट में क्या करना है? यूसी कुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उनसायैन के अकॉर्डिंग यहां हम लिखेंगे निस्बत, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी की निस्बत। तो बेटा और बेटी की जो निस्बत है वो है S:D बराबर 2:1। यानी हर बेटे को 2 हिस्से और हर बेटी को 1 हिस्सा। फर्ज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पर 2 बेटे होते और 3 बेटियां होती, तो हमारे लिखने का तरीका क्या होता? हमारे लिखने का तरीका होता S:D:D:D। 2 हिस्से, 2 हिस्से, 1 हिस्सा, 1 हिस्सा, 1 हिस्सा। ऐसा नहीं होता जो हम मान लेते हैं कि इनके 2 हिस्से और इनका 1 हिस्सा, ये गलत हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। ये क्लियर हो गया सबको? जी ये क्लियर है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है? जी। जी। तीसरे स्टेप में एडिशन ऑफ रेशियो, यानी
बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियो। तो एडिशन ऑफ रेशियो में हम क्या करेंगे, एस प्लस डी इक्वल टू 2+1 = 3, यानी हमें ये पता लग गया कि बचा हुआ माल 13/24 है, और उसके तीन कितने हिस्से किए जाएंगे, 3 हिस्से किए जाएंगे, 2 हिस्से बेटे को जाएंगे। अब जो फार्मूला हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डी स्टेप में, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोता पोती के लिए भी काम करेगा, बेटा बेटी के लिए भी काम करेगा, सगा भाई सगे बहन के लिए भी है, सौतेला भाई सौतेली बहन के लिए भी है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं शेयर ऑफ सन, बेटे का हिस्सा कितना होगा, क्योंकि बेटे का हिस्सा कुरान करीम में कहीं नहीं लिखा हुआ है। किसी ने आप लोगों में से मुताला किया सूरह निसा के अंदर? किसी को नजर आता है कि बेटे का हिस्सा कितना है? कहीं फिक्स हिस्सा दे रखा है बेटे का? जी, किसी ने गौर व फिक्र किया कहीं लिखा हुआ है ऐसे माँ का हिस्सा 1/6 हिसाब 16.67% होगा, बाप का इतना होगा, बीवी का 12.5 होगा? हाँ जी, इस तरह बेटे का कहीं लिखा हुआ है? नहीं, इस तरह नहीं है, वो नहीं बस लिखा। 2:1 की बात हुई है बस बस, सूर्य नंबर 11 तो में। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा शरीयत के अकॉर्डिंग। तो शेयर ऑफ सन कैसे निकलेगा, आर, आर का मतलब बचा हुआ माल मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन, बेटे की निस्बत ऑब्लिग एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। भाई हमें 10 मिनट और लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि टाइम 10:30 हो चुका है जी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर का मतलब है बचा हुआ माल, कितना माल बचा है, 13/24। इब्ने माजा की हदीस नंबर 2719 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ, ये आधा इल्म है, ये भुला दिया जाएगा, और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम उस ऐसे इल्म को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं जो धीरे धीरे रुखसत हो रहा है, तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। अल्लाह से दुआ करें कि ज़रिया आखिरत बन जाए भाई। रेशियो ऑफ सन कितना हो गया, बेटी की निस्बत कितनी है, 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, निस्बतों का जोड़ कितना है, 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब ये जो है फ्रैक्शन, मदारिस से जो तलबा निकलते हैं, मैथमेटिक्स की कमी होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, वो इसको सिंप्लीफाई करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो अगर ये चीज़ आप उनको सिखाएं तो इंशाल्लाह उनको ये कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 2 से इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, 13/36। और फिर इसके ई स्टेप में शेयर ऑफ डॉटर निकालिए, कितना हो गया, बचा हुआ माल कितना, 13/24। कितने डिवीजन करने हैं उसके, एडिशन ऑफ रेशियो 3 ही। और बेटी को कितना हिस्सा जाना है, केवल 1। तो ये कितना हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, आओ मुझे जी भाई, 13 कितना हो जाएगा बोले। 72। 72 7। 72। अब ये हिस्से कुरान करीम के अंदर मेंशन नहीं थे, अल्लाह ताला चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन बहुत बड़ा और किताब बन जाती, तो वहां पे और कुछ कितना? बेस रूल दिए गए हैं, और फिर आपको कहा गया काम करने के लिए। तो अब हमें सबके हिस्से पता लग गए, जो फिक्स थे और अनफिक्स थे। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में जाना है और सबके हिस्सों को एक साथ लिख देना है। स्टेप नंबर 4, यहाँ लिखना है टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे वारिसीन के हिस्से। तो अब सारे वारिसीन के हिस्से एक साथ लिख दें। वहाँ पर डिस्कशन किया था हमने कि वालिदा मौजूद थी, वालिद मौजूद थे,
तो ये वालिदा हो गई, ये वालिद हो गए, और ये वाइफ, ये सन, और ये डॉटर। तो माँ का हिस्सा 1/6 था, वालिद साहब का 1/6 था, बीवी का हिस्सा कितना था? 1/8 था। बेटे का हिस्सा आपने निकाला 13/36, बेटी का कितना निकाला? 13/72। एल्शियम कितना आएगा, कोई बताएगा भाई? 72। 72। 6 से इसको काटेंगे, 12 टाइम चला जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। 8 9 72, 9 बार हो जाएगा। 36 दूनी 72। और यहाँ कितना आएगा? क्या लिखे यहाँ पे? 2, सॉरी, 226। 26। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, 26। और यहाँ पे 13 ही आ जाएगा। अब 30। आप ये जोड़ें, क्या ऊपर भी 72 हो गया कि नहीं हो गया? दोनों जगह 39। 72 होना चाहिए। 39, 48 की, हाँ जी। ठीक है, तो ये कहलाता है, हम जब विरासत के 26। सवाल हल करते हैं तो हाँ। तीन, विरासत के जब सवाल करते हैं तो 3 केसेस आते हैं, ये कहलाता है यूनिटी केस। जब ये बराबर किसके आ जाए, 1 के आ जाए, पूरा पूरा तकसीम हो गया। अब आखिरी स्टेप है, पैसों का तो कुछ किया ही नहीं हमने अभी तक। हम्म। स्टेप नंबर 5, शेयर्स इन अमाउंट। शेयर्स इन अमाउंट। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया। अच्छा, ये सवाल जब आप किसी इफ्ता को भेजेंगे, दारुल को इफ्ता को भेजेंगे, चाहे अहले हदीस हजरात को भेजें या कासमी को, फलाई को, तो वहाँ से जो जवाब आएगा इस सवाल का वो ये आएगा कि इस सवाल के अकॉर्डिंग मरने वाले की प्रॉपर्टी के 72 हिस्से होंगे। इसमें माँ का हिस्सा 12 होगा, बाप का 12 होगा, बीवी का 9 होगा, बेटे का 26 और बेटी का 13। कैसे आ रहा है, उनके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि आपको अगर इतना समझाएं तो आपको समझने नहीं आएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, फाइनल आंसर आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो चल रहा है कैलकुलेशन वो भी आपको बता दिया गया है, ताकि आप अपने तरीके से भी उसको सेटिस्फाई हो सकें। अब यहाँ पे एक हिस्से का अमाउंट निकालना है, 1 शेयर अमाउंट कितना होगा। तो हमारे पास था इनहेरिटेंस अमाउंट, और नीचे टोटल डिवीजन कितने होने हैं। तो हमारे टोटल डिवीजन कितने हुए? 40,000 रुपये को किससे भाग कर दें? 72 से। कितने हिस्से हो रहे हैं? 72। अब कैलकुलेटर आपके पास होगा, मुझे बताएं कि 40,000 को 12 से दें, कितना आएगा? 72 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 555.56। 555। और फिर ये 555 चल रहा है तो 56 कर सकते हैं। तो यहाँ पे माँ को कितना हिस्सा जाएगा, उसमें माँ को कितने हिस्से जा रहे हैं? 12 हिस्से जा रहे हैं। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए जो ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है जी। माँ को कितना हिस्सा जा रहा है, कितना लिखें यहाँ पे? 4 टाइम्स 6.72। कितना लिखें? 6666.72। 6666.7 72। या 6? 72। 72। तो जो वालिद साहब का है, वालिद साहब को भी इतना ही जाएगा। अब जो बीवी का हिस्सा है, वाइफ का, उसको जा रहे हैं 9 हिस्से। उसको जा रहे 8 हैं हिस्से। कितने? 9 हिस्से। 8 हिस्से। नो नो नो। 9 हिस्से, 8 ने 72 हैं, 9 हिस्से बीवी को जा रहे हैं। तो 9 हिस्से जा रहे हैं, 9 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, जो एक हिस्से का आ रहा है, कितना जा रहा है बीवी को? 5,000। 5,000 बीवी को चला पॉइंट गया। जीरो फोर 0.04 जो भी है। और यहाँ पे बेटे को जा रहे हैं कितने हिस्से? 26 हिस्से। तो 26 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है? 14,000 चौदह ट्रिपल हजार फोर डॉट ट्रिपल जी फोर डॉट 56। 56। और ये बेटी को कितना जा रहा है? 13 हिस्से जा रहे हैं। हाँ, इसका हाफ। सेवन सात डबल टू हजार हाँ, 7.2 7/2.15। पॉइंट जो भी टू है, टू 225 है। 8। 28। 28। ठीक है, अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है 40,000 के आ रहा होगा। चेक कर लीजिए जी इसको। जी। हमने जो ये पॉइंट्स लिए तो उससे बराबर आ जाएगा, इसीलिए मैं हाँ उस वक्त पॉइंट हाँ फोर बताया आपको कि पॉइंट हाँ फाइव सिक्स से वो हाँ, जमा हो जाएगी। ठीक है, वो बाकी एक दो रेसिडुअल रुपए, का कोई इश्यू नहीं है। हाँ, 1 2 पैसे का कोई इशू नहीं है फिलहाल, हम्म। ये तरीके कार रहेगा। और इसी तरीके से हमें आना चाहिए सबको करना।
उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। घर से आप लोग क्या करेंगे कि एक सवाल लिखेंगे और मुझे पीडीएफ बना के भेजेंगे। ठीक। अच्छा। अच्छा, तो वो पीडीएफ, अब आज तो एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं चूंकि आज टाइम ज़्यादा हो चुका है, चूंकि बेसिक टर्मोलॉजी सिखाना था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते से तकरीबन 7-8 सवाल हम करेंगे और 7-8 सवाल आपको घर से करने के लिए दिया जाएगा। आज फिलहाल जो एक ही सवाल दिया जा रहा है, मरना वाला हस्बैंड ही है, माँ को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है, बीवी को छोड़ा है, यहाँ पे आप कर लीजिए 2 बेटे कर लीजिए और 3 बेटियां कर लीजिए। ठीक है सवाल में। तो जो होमवर्क है, होमवर्क ये है आज का कि मरने वाले ने माँ बाप, बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियों को छोड़ा है। 40,000 रुपये आपके पास हैं बचे हुए। इस अमाउंट को कैसे तकसीम होना है, कितना होना है, जैसे तरीका बताया गया सर, वो स्टेप बाय स्टेप मेथड आप इंशाल्लाह करके भेजेंगे। ठीक है। कोई सवाल किसी हजरात का? जज़ाकल्लाह। जनाब, ये जो आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, ये आप कब अपलोड करेंगे ताकि हम ये नोटिस पे ले लें? इंशाल्लाह जो है अभी थोड़ी देर में मैं अपलोड करके ही निकलूंगा, 11 बजे तक। मैं इसको कंप्रेस करके इंशाल्लाह। ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में चला जाएगा। इसको शेयर करें हर जगह पर जहां जहां आप कर सकते हैं, परमिशन है। ठीक है। और अभी जो नई किताब इंशाल्लाह आने वाली है, वो कल हमारी किताब ये पहुंचेगी, जो कि इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन है। इसके अंदर एक अलग से टॉपिक लिया गया है। ये कहा जाता है कि औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है, दूसरे मज़हब की थ्रू जो है तनकीद की जाती है। तो इसमें हमने 4 चैप्टर लिए हैं इस किताब में, और इस किताब के जो 4 चैप्टर हैं उसका भी हम आपको खुलासा भेज देते हैं, और जिन प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर्स या लॉयर्स ने इसके ऊपर अपने फॉरवर्ड्स भेजे हैं वो भी भेज देते हैं। इसमें 4 चैप्टर हैं कि औरत को मर्द मर्द से ज़्यादा मिलता है, एक चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर ये है कि औरत को मर्द के बराबर मिलता है। तीसरा चैप्टर ये है कि औरत को विरासत में हिस्सा मिलता है लेकिन आदमी को नहीं मिलता है। और चौथा चैप्टर ये है कि औरत को आदमी से कम मिलता है। तो ये 116 पन्नों की किताब है जो इंशाल्लाह कल प्रिंट होके आ रही है। इस किताब की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है अभी, चूंकि किताब अभी मेरे थ्रू ही प्रिंट हो रही है, फिर पब्लिशर उसको ले जाएंगे, तो अभी जो इस किताब की जो प्रिंट कॉस्ट है वो केवल 47 रुपये है, 47 रुपीज़। और इस किताब का जो एमआरपी है वो 160 रुपीज़ है। तो जो भी हजरात ये चाहते हैं कि इस किताब को प्रिंट कॉस्ट में ले लिया जाए, वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दें। मैं अपना क्यूआर कोड आपको भेज दूंगा, और आप जिस एड्रेस पर जितनी किताबें मंगाना चाहते हैं, मसाजिद में रखना चाहते हैं, मदारिस में रखना चाहते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो 47 रुपये का अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और इसका जो भी आपको पोस्टल चार्ज देना होगा या सर्विस चार्ज होगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। जिन साहब को मैं दूंगा वो आपको फिर स्लिप मेरे को दे देंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये किताब इंशाल्लाह कल आ जाएगी। 1000 किताब मैंने प्रिंट आउट कराया है। तो जिन हजरात को चाहिए, वो कितनी किताबें चाहिए वो मुझे लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको इस किताब के जो फॉरवर्ड्स हैं, इस किताब के जो कंटेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको भेज देता हूँ। पीडीएफ इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे इस किताब की तकरीबन 1 महीने के बाद, जब पब्लिशर से हमारी सेटिंग हो जाएगी। क्योंकि पीडीएफ को वो अपलोड नहीं करने देते हैं जब तक किताब प्रिंट होकर ना आ जाए एक बार, क्योंकि दूसरा कोई पब्लिशर उसको छाप सकता है। जो हमारे नाम से प्रिंट होकर आ जाएगी तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी आगे। तो पीडीएफ इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर हम इसकी अपलोड कर देंगे। लेकिन हार्ड कॉपी किसी को चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए आपको 47 एक किताब का पेमेंट करना पड़ेगा प्रिंट कॉस्ट का, और जो सर्विस चार्ज पोस्टल का इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी सारी किताबें हैं, अगर हम सारी मंगाना चाहें तो ताकि एक ही इसमें पोस्टल चार्ज काम आए, तो हम किस तरीके से उसका कॉस्ट इवेलुएट कर सकते हैं, जितनी जितनी किताबें चाहिए हमको? पहले तो पहले पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सारे हजरात से कि पहले आप हमारा कोर्स करें 3 महीने का। जब इंशाल्लाह। ये कोर्स कर लेंगे तो उन किताबों को पढ़ने में लुत्फ आएगा, अदरवाइज क्या हुआ, कुछ इंशाल्लाह। बोरियत महसूस हो सकती है। ठीक। इंशाल्लाह। तो हमारे अच्छी पास बात। हम सारी किताबें, तो हम क्या करेंगे कि आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिल सकती है, चूंकि ये 500 पन्नों की किताब है और ये तकरीबन 400 पन्नों की किताब है।
बाकी सबकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि बड़े पब्लिशर ने इसको छापा है तो फिर वो किताबों की पीडीएफ देना उनके लिए मुश्किल काम है। बाकी सबकी पीडीएफ मेरे पास है, तो वो पीडीएफ मैं आपको धीरे धीरे ग्रुप में फॉरवर्ड करता रहूंगा। इस किताब की पीडीएफ इंशाल्लाह 15 दिन के बाद में अपलोड कर दूंगा, जब प्रिंट हाथ मेरे पास आ जाएगा तो। जजाकल्ला खैर भाई, 10 लोगों ने ज्वाइन तो किया एटलीस्ट, क्योंकि 30-35 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 1/3 ही लोग ज्वाइन करते हैं। खैर जितने भी हैं अब बरकरार रहें, सीखें और कंटिन्यूशन में रहें, होमवर्क भी भेजते रहें। तो इंशाल्लाह। मैं अपलोड करता हूँ इसको अभी आधे घंटे के अंदर। थैंक यू। जज़ाक ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।